हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका कि नाम है न्यूट्रिशन। ये 10th क्लास का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट ईयर इंटर में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। इससे पहले अगर आप इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी वीडियो देखना चाह रहे हों तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पोषण होता क्या है। तो जैसा कि हमने पूरा वीडियो हिंदी में ही बना रखा है, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लिश से, तो ये यूपी बोर्ड वालों के लिए खासकर है। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन से बोलते हैं। तो लिखा है प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई कोई भी जीवधारी है तो जीवित रह रहा है तो उसका मतलब उसको ऊर्जा की ज़रूरत है। ऊर्जा उसे मिलती कहाँ से? तो ऊर्जा उसे मिलती है भोजन से। तो भोजन से ऊर्जा जो मिलती है, या कह सकते हैं जो जीवधारी होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो जो भी पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको संपूर्ण रूप से टोटली कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, उसको संपूर्ण रूप से पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो पोषण क्या है? जीवधारियों द्वारा ऊर्जा के लिए ले जाने वाले पोषक पदार्थों को कंप्लीटली पोषण कहा जाता है। ठीक है, पोषण कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आगे देखिए, पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो पोषण की आवश्यकता है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। बॉडी को ऊर्जा चाहिए, इसलिए आप भोजन करते हैं। शरीर की ग्रोथ, वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, इन सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें पोषण से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? मतलब ऐसा पोषण जो कि जीवधारी स्वयं से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी इसमें कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं या दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण में जीवधारी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण की जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत मेन दो आते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक होता है रसायन संश्लेषी। अब ऐसे जीवधारी या प्लांट्स जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, रसायन संश्लेषी जो रसायनों पर डिपेंड रहते हैं जीवधारी अपने भोजन के लिए, उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का हमने एक यहाँ पे पूरी इक्वेशन दे दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है 6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण होता है। तो कोई भी प्लांट्स क्या करता है, वातावरण से, इन्वायरमेंट से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ज़मीन से, पृथ्वी से जल ले लेता है, और उसको सनलाइट तो मिल ही जाती है, क्लोरोफिल उसके पास होता ही है, और ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पे जल और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। तो ये इक्वेशन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण के लिए जीवधारी हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो लिखा है इसमें प्राणी संभोजी पोषण या परजीवी पोषण या मृतोपजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे पर डिपेंड रहने वाले जीव जो दूसरे के ऊपर से अपना भोजन करते हैं। मृतोपजीवी जो मरे हुए जानवरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ पाए होंगे। फिर अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में पोषण कैसे होता है? तो देखिए, मनुष्यों में पोषण उनकी आहार नाल के द्वारा होता है, जिसे कि हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल मनुष्यों में होती है, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये माउथ टू एनस तक फैली रहती है, यानी मुख से गुदा द्वार तक फैली रहती है, जो कि हमारे मुंह से लेकर के नीचे तक फैली रहती है। ठीक है, इसी में मनुष्य द्वारा पोषण किया जाता है। मनुष्यों का संपूर्ण पोषण इसी में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इस कार्य के आधार पर, अपने काम के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड रहती है। कैसे डिवाइड रहती है? तो देखिए, ये मुख में मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इस प्रकार से डिवाइड रहती है मुख्य 6 भागों में आहार नली, और इसी में पूरा पोषण होता है। पूरा कंप्लीटली न्यूट्रिशन इसी के अंतर्गत हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा हुआ है, तो ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बनाना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए, एग्जाम में आता ही है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम मुख की बात करेंगे, मुख को डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे।
अगर आपको पीडीएफ चाहिए है इसका पूरा संपूर्ण ऐसा ही पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, माउथ क्या होता है? मुख देखिए, दांत। इसमें मुख में क्या होता है, जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख में ही जाता है भोजन। तो माउथ क्या करता है, उसमें जो दांत होते हैं भोजन को छोटा छोटा काटने का काम करते हैं, ठीक है। तो दांत भी 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य में। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर होता है, इसको कृंतक बोलते हैं। कैनाइन होता है, इसे रदनक बोलते हैं। अग्र चमाड़क, जिन्हें प्रीमोलर बोलते हैं। और चमाड़क, जिसे मोलर्स बोलते हैं, ठीक है। दांतों का काम सिर्फ इतना ही है कि भोजन को छोटा छोटा काट देना, और इनका कोई काम नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये फूड को, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जिह्वा का काम है। जिह्वा का काम ये है कि जिह्वा के ऊपर 4 प्रकार की स्वाद ग्रंथियाँ या स्वाद कलिकाएँ होती हैं, ठीक है। जिनमें अग्र भाग में मीठा, जीभ के बिल्कुल आगे वाले भाग में मीठा वाला, पश्च भाग में कड़वा वाला, और दोनों साइड में किनारे पर खट्टा वाला होता है, ठीक है। अग्र छोर के कुछ पीछे नमकीन वाला भाग होता है। मतलब स्वाद का आपको कैसे पता चलता है, तो स्वाद वाली ग्रंथियाँ जो होती हैं वो जीभ पर ही पाई जाती हैं। जीभ के बिल्कुल आगे वाले भाग पे मीठा वाला स्वाद होता है, पीछे वाले भाग पे कड़वा वाला होता है, साइड किनारे पर खट्टा होता है, और अग्र छोर के थोड़ा पीछे नमकीन वाला भाग होता है, ठीक है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जीभ में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं हमने, एग्जाम से रिलेवेंट ही। ग्रसनी क्या होता है? फेरिंग्स। तो मुख के जस्ट पीछे का भाग जो होता है हल्का, जहाँ से माउथ मुड़ा हुआ होता है, मतलब अंदर वाली नली जो होती है वो मुड़ी हुई होती है हल्की सी, अभी आपको दिखाएंगे, तो वही ग्रसनी कहलाती है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। कीपकार नलिका होती है, कीप की तरह मुड़ी हुई होती है। इसमें एक बड़ा छिद्र, जिसे निगल द्वार कहते हैं, गुलेट्स कहते हैं, ठीक है, जहाँ से आप कुछ भी खाते हैं वो अंदर की तरफ निगलते हैं। इसके पड़ोस से ही श्वास नली निकली होती है, उसी का छिद्र होता है, जिसे घाटी द्वार कहते हैं या ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं तो वो जो घाटी होता है, जो ग्लॉटिस होती है, उसको एपिग्लॉटिस के द्वारा ढक लिया जाता है ताकि खाना श्वास नली में ना पहुंच जाए। कभी कभी जब ऐसा हो जाता है तो इंसान को खाते खाते एकदम से खांसी आने लगती है, ठीक है। तो इसलिए एपिग्लॉटिस जो होता है, इसे घाटी ढापन कहते हैं एपिग्लॉटिस को, वो उस श्वास नली वाले छिद्र को ढक देता है जब आप खाना खाते हैं तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ग्रास नली क्या है? तो ग्रास नली इसोफेगस बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर ये ग्रास नली है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी ग्रास नली है, ठीक है। ग्रास नली, इसकी दीवार में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथियाँ का मतलब हल्का सा तरल जैसे ग्रंथि, मतलब जहाँ से भोजन आसानी से चला जाता हो, तो गीली गीली रहती हैं ये ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथियाँ, ठीक है। इसमें क्रमांकुचन होता है। क्रमांकुचन का मतलब होता है हल्का सा सिकुड़ना, फिर उठना, सिकुड़ना, उठना। ये इसोफेगस जो होता है, जब यहाँ भोजन आ जाता है, इसका यहाँ भोजन आ जाता है, तो जब भोजन अंदर की तरफ यहाँ पे आता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये अंदर के तरफ आता है तो क्रमांकुचन होते हैं। मतलब इसोफेगस जो होता है पहले दबता है, फिर खुलता है, दबता, फिर जैसे भोजन नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, इसी क्रमांकुचन की वजह से, ठीक है। तो क्रमांकुचन क्या है? इसोफेगस के बराबर सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को ही क्रमांकुचन कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे भोजन कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में पहुँच जाता है। आगे देखिए, आमाशय में भोजन पहुँच चुका है। आमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जे आकार का होता है, ये आप देख सकते हैं जे आकार का जैसा है, ठीक है। इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं स्टमक के अंदर, जैसे HCl है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ये एंजाइम होते हैं इसके अंदर, जो कि भोजन को अलग अलग जगह पर अलग तरीके से पाचन करते हैं, इनका पाचन। तो जो स्टमक होता है उसके भी मुख्य 4 भाग होते हैं। स्टमक के कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला इसका भाग है कार्डियक भाग है, दूसरा फंडिक है, पाइलोरिक है, शेषाग्र है। तो ये 4 भाग हैं यहाँ पर। इसमें इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, फिलहाल हमने जानकारी के लिए लिख दी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आमाशय के बाद भोजन यहाँ से छोटी आंत में पहुँच जाता है। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का। तो भोजन के पाचन का अवशोषण का मुख्य केंद्र जो होता है वो छोटी आंत होता है, ठीक है। लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 2 से 2.5 मीटर लगभग चौड़ी होती है ये छोटी आंत। इसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें रसांकुर पाए जाते हैं, यानी दोनों तरफ छोटे छोटे विलाई जैसे पाए जाते हैं, हल्के हल्के ऐसे ऐसे, जैसे ये एक नली है तो इसमें दोनों तरफ से ऐसे हल्के से उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स पाई जाते हैं, ठीक है। फिर इसके भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है मध्यांत्र, दूसरा होता है ग्रहणी, तीसरा होता है शेषांत्र, ठीक है। जो मध्यांत्र होता है
और मुख्यतः सी आकार की ग्रंथियाँ होती हैं। ब्रूनर ग्रंथि, इसमें श्लेष्म का श्रावण इसी में होता है। ग्रैंडी जो होता है लगभग 2.4 मीटर लंबी होती है, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसे 3.4 मीटर लंबी होती है। ये बड़ी आंत में डायरेक्ट खुल जाती है शेषांत्र, ठीक है। छोटी आंत के शुरुआती भाग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पाचन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि छोटी आंत के जो शुरुआती भाग में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, न्यूक्लिक अम्ल का होता है और वसा का पाचन होता है। शेषांत्र में यानी लास्ट वाले भाग में बचे हुए पोषण का जो बचा हुआ पदार्थ होता है, मटेरियल, उसका अवशोषण होता है लास्ट वाले भाग में, जहाँ से वो बड़ी आंत में मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बड़ी आंत का क्या है। बड़ी आंत जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें पोषक जो पदार्थ उसमें अंदर जाता है उसमें केवल जल का अवशोषण कर लिया जाता है इसके द्वारा। इसके भी मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक गलत स्पेलिंग लिख गई है यहाँ पे, सीकम होना चाहिए, ठीक है। एक सीकम होता है, ये वाली स्पेलिंग गलत है, सीकम इसे बोलते हैं। सीकम होता है जिससे 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। इसी से क्रमरूप परिशेषिका जुड़ी रहती है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं होता है बॉडी के अंदर। दूसरा कॉलन होता है। कॉलन उल्टा यू के आकार का होता है, लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। और लास्ट वाला जो भाग होता है इसका, उसे रेक्टम कहते हैं, मलाशय कहते हैं। ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहीं से भोजन जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। रेक्टम के द्वारा ही भोजन बॉडी से बाहर निकल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कॉलन जो होता है जगह जगह पर फूला सा रहता है, इसे हॉस्टा कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू।